एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय सुमन सिन्हा जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट बालकृष्ण गोयनका जी, अभी प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, अभी चार्ज लेने वाले हैं मिस्टर अजय सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल जी, सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले जोजिला टनल में एसोसिएशन ने जो सहयोग किया और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी और सबके प्रयासों से फिर काफी निर्णय हमने उसमें लिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, देश की बचत हुई, और जिसमें एसोसिएशन ने अच्छा योगदान किया, इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। अब कितने रोड बन रहे और कितने बनाने वाले, इसमें मैं कुछ अपना समय नहीं खराब करूंगा। मैं कुछ 2-3 बातें अपने तरफ से आपको भी कहने वाला हूं, जिसमें आपका सहयोग चाहिए। पहली बात तो ऐसी है कि हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है जो इंडियन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस के लिए है, वो है हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट। वर्ल्ड में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, 15 से 16%। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में 12% है और चाइना में 8% है। और हमारा ये प्रयास है कि 2024 समाप्त होने के पहले हम इसको सिंगल डिजिट यानी 9% तक लाने का टारगेट रखकर काम कर रहे हैं। अगर ये 16 से 9% हो गई, यानी 7% अगर कम हो गई, तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। और इसलिए जो 2 प्रकार के इंपॉर्टेंट काम है, एक तो रेलवे और रोड नेटवर्क, इसमें हमें काफी बड़े प्रमाण पर सरकार की ओर से सुधार हो रहा है। रोड में विशेष रूप से हम 28 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, 22 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं और इसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं नागपुर से हूं, नागपुर से मुंबई कार से जाने के लिए 26 घंटे लगते थे। अब नया नागपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना है तो वो टाइम आया है 5 घंटे पर। और मैं औरंगाबाद से नया रोड बना रहा हूं पूना के लिए, तो पूना जाने के लिए 24 घंटे लगते थे, अब वो 4.5 घंटे पे आया। अभी आप ये समझ ले कि हार्ट ऑफ द कंट्री, अगर आपको एक ही एग्जांपल मैं देता हूं, पता है मनाली से रोहतांग पास अब जाते हैं तो कार से जाने के लिए 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे। अब वहां से अटल टनल बनी है जो 8 मिनट में आप सामने निकल जाते हैं, 8 मिनट। अब वहां से आकर अटल टनल से बाहर आने के बाद हम लद्दाख और लेह तक रोड बना रहे हैं और ये रोड 60 किलोमीटर कम हो रहा है। कुछ नई अलाइनमेंट हमने उसमें स्वीकार की है। इसमें 4 टनल बना रहे हैं और वहां से हम लद्दाख और लेह आएंगे और लद्दाख और लेह से फिर हम जोजिला जाएंगे और जोजिला में आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे हैं, जिसका उल्लेख मैंने किया था। वो करीब 65-70% काम हुआ है। अगले साल उसका इनॉग्रेशन होगा और उसके बाद हम एक झेड़मोर टनल बना रहे हैं। ये जो सोनबर्ग और गुलमर्ग, तो ये सोनबर्ग में ये हमारी झेड़मोर टनल है। अभी मैं 31 तारीख के बाद जा रहा हूं, अप्रैल में, तो वहां ये झेड़मोर का इनॉग्रेशन है और इसी टनल से हम आगे श्रीनगर जाएंगे। फिर श्रीनगर से जम्मू, इस हाईवे पर हम 9 टनल बना रहे हैं, उसमें से 4 या 5 बन गई है और एक का भी हम इनॉग्रेशन करने वाले हैं।
और पूरी टनल बनने के बाद जम्मू से श्रीनगर ये केवल 3.5 से 4 घंटे में होगा। अब वहां से आते समय कटरा के पहले वहां से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम रात दिन चल रहा है, जो 1 साल में पूरा होगा, जिसमें दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। तो ये हाईवे से हम लोग दिल्ली आएंगे। तो दिल्ली आने के बाद कटरा से डायरेक्ट हाईवे जुड़ता है दिल्ली मुंबई हाईवे को, और वहां से हम दिल्ली मुंबई हाईवे को जोड़ के 12 घंटे में मुंबई जाएंगे। पर अब मुंबई के पहले हम सूरत में एक नया हाईवे बना रहे हैं कि सूरत से निकलकर नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, यानी मुंबई और पूना साउथ में जाने के लिए अब उत्तर भारत को जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब लोग जो साउथ जा रहे थे वो दिल्ली मुंबई जाते थे, मुंबई से जाते थे, मुंबई से कोल्हापुर, मुंबई से सोलापुर। अब उधर जाने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस 320 किलोमीटर चेन्नई का कम होगा। और ये जो सोलापुर जाएंगे तो सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कोचीन, हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, चेन्नई और कन्याकुमारी, सब जगह आगे से हाईवे बना है। तो कश्मीर में ये जो है मनाली से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब एक्सप्रेस हाईवे पूरा हो गया, एक्सिस कंट्रोल। तो आप समझ लीजिए कि हार्ट ऑफ द कंट्री ये रोड है। वैसे इसको आजू बाजू के भी काफी एक्सप्रेस हाईवे जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो रोड नेटवर्क है इसमें काफी बड़े प्रमाण पर टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा और कंफर्ट्स बढ़ेंगे। और हम केवल रोड नहीं बना रहे हैं। आप किसी भी धर्म का कोई भी नाम बताओ मुझे, जैन धर्म का बताओ, बौद्ध धर्म का, हम लोग बौद्ध सर्किट 22,000 करोड़ का काम हमने पूरा किया। अयोध्या सर्किट 25,000 करोड़ के काम लगभग पूरे हो रहे हैं। पूरे अयोध्या से राम सीता की जन्मभूमि, दशरथ का सब, जितना नेपाल तक घुस गए हम लोग। अब मथुरा में 15,000 करोड़ का हम लोग मथुरा का पूरा प्लान कर रहे हैं। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ के रोड बन रहे, 70% काम हो गया। अब रोपवे, केबल कार भी बना रहे हैं। अभी कल वाराणसी में हमने काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोपवे का निर्माण कर रहे हैं। फिर आप हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर बहुत बड़ा है, देहू, आळंदी और पंढरपुर। तो देहू से पंढरपुर और आळंदी से पंढरपुर हम 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके पालकी मार्ग बना रहे हैं। वो भी 70% पूरा हुआ है। और उसमें लोग पैदल जाते हैं, आजकल देश के आते हैं। तो हमने रोड के बाजू में ऐसे टाइल्स लगाए और उसमें घास लगाया ताकि लोग पैदल चप्पल जूते नहीं पहनते, तो उनको कोई धूप के टेम्परेचर ज्यादा हो तो तकलीफ ना हो। और जो ज्ञानेश्वर महाराज ने जिन जिन वृक्षों का उल्लेख किया था वो आजू बाजू में लगा रहे। इस साल हमने 3.5 करोड़ पेड़ लगाए और 2 करोड़ 65 लाख पेड़ को हमने ट्रांसप्लांट किया, अपना ई-टैग किया है, जो रिकॉर्ड है हमारे वेबसाइट पर। और हमने करीब 49,000 ट्रीज को ट्रांसप्लांट किया। तो स्वाभाविक रूप से इको फ्रेंडली ये भी हमने अप्रोच रखा है। मुझे 2 चीजें जो आपको बतानी है, मैं दिल्ली का तो नहीं हूं और दिल्ली कम जानता हूं, पर दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये है। और दिल्ली के 3 पर्यटन के स्थान हैं जिसके लिए दिल्ली में मुझे तो अच्छा नहीं लगता, आपको क्या लगता देखिए। 3 माउंटेन है दिल्ली में, एक गाजीपुर की है और 2 और है, और वो कचरे की टेकड़ी है। तो मैंने ये निर्णय किया कि कचरे का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में करना। तो अभी बहुत अच्छा काम हुआ है कि आप जब ये बालकृष्ण जी जिसका उल्लेख कर रहे थे, ये अभी 4 ब्रिजेस इन्होंने, वो क्या नाम है उसका, कौन सा चौक, मुकरबा चौक, ये पानीपत तक का रोड यही बना रहे हैं। तो अभी मैं इसी महीने में 4 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहा हूं। पर उसके पहले पेरिफेरल रोड लगता है, ये रोड जो बना रहे हैं उसमें, और उसी के पहले लेफ्ट हैंड पर हम एक नया
हाईवे बना रहे हैं दिल्ली में, जिसमें दिल्ली में हम 60,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं, 60,000 करोड़। एक हमने ईस्टर्न पेरीफेरियल और वो जो हाईवे बनाया वो करीब 14,000 करोड़ का है, जो काम पूरा हुआ है दिल्ली का। फिर ये जो रोड है, यहां मैं गया था पहली बार और मुझे बहुत खुशी हुई। ये UER, ये था DDA का रोड। ये अपना परवेश वर्मा जी मेरे पास 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आए। 6वीं बार मैंने उनको कहा, मूड था मुझे, मैंने हाँ कह दिया और वो रोड बनाने के लिए लिया है। वो हमारा नहीं था। इसकी कीमत है रोड की 8,000 करोड़। और ये रोड बना रहे हैं, उसी से वो जो पेरीफेरल रोड के बाद ये रोड शुरू होता है, URE 2। ये टोटल 36 किलोमीटर का है, पर मैंने दोनों वजह हमने रोड बनाया तो वो 76 किलोमीटर का बना। तो यहां से आप डायरेक्ट द्वारका आते हैं, तो अभी पंजाब हरियाणा से आए हुए लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगता है। अब वहां से पलट जाने के बाद डायरेक्ट द्वारका तो 20 मिनट में आ जाएंगे। तो पूरे दिल्ली शहर का आधा ट्रैफिक जो है वो उधर डाइवर्ट हो जाएगा, तो पोल्यूशन कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड बना है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हम लोग, फिर 10 करोड़ का 30 किलोमीटर। वो वहां से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से इसी से निकल के दिल्ली मुंबई जाएंगे। और शिवमूर्ति के पास हम 2 टनल बना रहे हैं, एक T3 जाएगी और एक वसंत विहार जाएगी। तो ये जो प्रेजेंटली धौला कुआं से गुड़गांव जाने का जो 2.25 लाख PCUs का ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक है, ये आधा हो जाएगा और इससे दिल्ली का प्रदूषण कम होगा। तो ये UER 2 4 महीने में इसका इनॉग्रेशन होगा। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी 10,000 करोड़ का। ये भी मैं एक बार हवाई जहाज में जा रहा था, तो एक टॉय पहना हुआ लड़का मेरे पास आया। मैं उस समय अपने विस्तारा फ्लाइट में था, तो उतने में आकर वो भी पीछे बैठा और उसने एकदम मेरे पैर छुए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला पैर क्यों छू रहे हो? बोले साहब मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मैंने बहुत प्रॉपर्टी खरीदी की थी, पूरा दिवाला पिट चुका था मेरा, बिल्डिंगे कोई लेता नहीं था, फ्लैट नहीं लेता था। जैसे आपने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू किया, एक ही प्रोजेक्ट में मैंने 2,000 करोड़ कमाए। तो मैंने मजाक में कहा यार मुझे अभी तक दिल्ली में मेरा खुद का घर नहीं बना है, मुझे बता दे तो मैं भी तुम्हारे पास आके कंसेशन रेट में लेता। तो पूरे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के आजू बाजू में आप में बैठे होंगे कोई बिल्डर, वो बहुत उनकी गरीबी दूर हो गई। गरीबी क्या, वो तो करोड़पति हो गए। तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये भी बन रहा है। बाद में एक जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और जेवरपोर्ट से हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को और अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को हमने कनेक्टिविटी दी है। वो भी काम है करीब 3,000 करोड़ का। बाद में गुड़गांव टू सोना ये 2100 करोड़ का काम है। दिल्ली टू सोनीपत 2,000 करोड़ का है, 38 किलोमीटर ये भी। और ये दिल्ली टू पानीपत ये भी काम 2,200 करोड़ का है। दिल्ली टू मेरठ काम पूरा हो गया 12,000 करोड़ का। दिल्ली टू जयपुर ये पुराने रोड को हम सुधार रहे 1,500 करोड़ का, ओल्ड रोड का। और ये DND फ्लाईओवर, कालंदी कुंज और ये जेवर एयरपोर्ट, मुझे दिल्ली की जागरूकि मालूम नहीं, मैं देख के अभी जाने वाला हूं देखने के लिए वहां से लेकर ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रमेश विदुड़ी के कॉन्स्टिट्यूंसी में रामवीर जी और उनके घर के उधर से वो कैनाल के ऊपर से हमने पूरा बनाया, तो ये भी है इसमें। और मैं भूल गया एक काम, तो दिल्ली से देहरादून है 20,000 करोड़ का। तो ये 60 में और 20 ऐड होंगे, उसमें 10 से 8,000 करोड़ दिल्ली के एरिया में आएंगे। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा इस दिसंबर तक। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में होगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। और एक नया रास्ता हम लोग एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ रहे हैं, अभी 2.5 घंटे लगते हैं, तब डायरेक्ट 2 घंटे में जयपुर जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आएगा। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा और बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में हुआ है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो रोड तो जो होंगे उससे स्वाभाविक रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो दिल्ली के लिए 2-3 बातें मुझे सुझाव आपको देने हैं, जिसमें एसोसिएम के अभी नए अध्यक्ष बना रहे, आप इंटरेस्ट लो। और मुझे केजरीवाल को, दिल्ली के सांसदों को और LG को एक समय बुलाओ। मैंने ऑलरेडी होमवर्क कर दिया, सब स्वीकृति दी, सबको प्रेजेंटेशन हुआ है।
मेरा प्लान ऐसा है कि ये दिल्ली का जो पेरिफेरल रोड है, इसमें 8 जगह पर रेलवे क्रॉस करती है इसको, और मैंने एनएचआई में इसका प्लान बनाया, और दिल्ली के पूरे गोडाउन्स, होलसेल मार्केट, कंटेनर डेपो, और उसके साथ दिल्ली में जो जो होलसेल की मार्केट से वो पूरे ये रीड रोड पर देने के लिए जगह भी आइडेंटिफाई की है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंटेनर दिल्ली के अंदर आते, कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली की सब्जियां भी बाहर जाएगी। ऑल टाइप ऑफ होलसेल मार्केट्स दिल्ली के पेरिफेरल रोड में जाएंगे, तो दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा, और जितना जरूरी होगा उतना माल दिल्ली में शोरूम में आएगा। अब दिल्ली ऊपर से देखो तो इतना कंजेस्टेड है, थोड़ा नाराज मत होना, हम महाराष्ट्र में बड़ा कानून का पालन करते। मेरे घर में भी घर बना, मैंने 34 गाड़ियों का पार्किंग खोला। यहाँ के धनवान से धनवान आदमी को मालूम नहीं क्या लगता, उसको लगता रोड जो बना है वह उनके गाड़ियों के पार्किंग के लिए बना है, ऐसा ही लगता है। बड़े बड़े लोगों के घर जाता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। घर बहुत अच्छा बनाते, मार्बल, ग्रेनाइट सब अच्छा, फर्नीचर अच्छा, पार्किंग नहीं बनाते। तो ये कम से कम आप दिल्ली में अब ऐसी स्थिति होगी कि एक बार कुछ पब्लिक प्लेसेस पर पार्किंग बनानी चाहिए। मैंने अभी एक नागपुर में एक फाउंटेन बनाया, वो वर्ल्ड का पहला रेटिंग आया उसको भी, म्यूजिकल फाउंटेन। उसकी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है अंग्रेजी में, हिंदी में गुलजार साहब की है, और मराठी में नाना पाटेकर की है। उसका संगीत AR रहमान का है, और उसमें 5 ऑस्कर विनर है जिन्होंने इनपुट दिए। पंप टर्की से लाए, आर्किटेक्ट फ्रांस से लाया, और इतना पानी की, ये जो हॉल जितना बड़ा है, इतना बड़ा पानी का स्क्रीन तैयार होता है, और म्यूजिक के ऊपर फाउंटेन पानी डांस कर, बहुत ही सुंदर है, काफी लोग देखने के लिए आ रहे हो। तो उसके बाजू में मैंने एक 13 मंजिली की बिल्डिंग बनाई, और वो बिल्डिंग में मैंने 1100 गाड़ियों का ऑटोमेटिक पार्किंग किया है, और उसमें जो लेक के साइड है वो 30,000 फुट का तीसरे मंजिले के बाद फूड मॉल बना है। 9वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स बना है। 10वें मंजिले पर वैसे उसमें 25 रेस्टोरेंट है 5-5 हजार स्क्वायर फुट के, और उसके बाद एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना है, अभी काम चालू है उसका, और मैंने सब BOT पे किया है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि ये पार्किंग प्लेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिल्ली को राहत देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट, ये जो दिल्ली का पूरे लॉजिस्टिक पार्क, गोडाउन, भंगार के गोडाउन, स्टील सीमेंट के गोडाउन, होलसेल मार्केट, सब्जियों का, प्लास्टिक का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर वो रोड से सब जुड़ जाएगा तो उनको भी पार्किंग मिलेगा, एयर कंडीशन मार्केट होंगे, और दिल्ली का ट्रैफिक जाम कम होगा। तो एक प्रोजेक्ट ये है। दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको परस्यू करने के लिए, उसकी ओनरशिप लेने के लिए कह रहा हूं, कि हमारे देश में टोटल 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। इसमें से 50 लाख टन बिटुमिन हम लोग, हमारी रिफाइनरीज देती है, और 25 से 30 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी कीमत 25 से 30 हजार करोड़ है। अभी CSIR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, हमने ये जो राइस स्ट्रॉ है परली, इससे बिटुमिन बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल की है। पहली मशीनरी भी बन गई है, ट्रायल भी हो गई है, और दैट बिटुमिन इज सपोज टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। अब मुझे इसमें 70% बिटुमिन तैयार होता है, और 30% बायोचार ऑर्गेनिक कार्बन होता है। मैं तो किसान हूं, जहां हमारे यहाँ 0.80 ऑर्गेनिक कार्बन है, वहां गन्ना 100 टन के ऊपर जाता है एकड़ में। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं कम से कम 1000 यूनिट खोलना चाहता हूं गांव में, जिसका इफेक्ट आपको सबसे बड़ा मिलने वाला है कि ये परली जलना ही बंद हो जाएगा। तो इससे जो बिटुमिन बनेगा वो मैं पूरा खरीदने के लिए तैयार हूं, और पूरा बिटुमिन NHI और मेरी मिनिस्ट्री खरीदी करेगी। अभी पानीपत में एक प्रोजेक्ट है, मैं बहुत पीछे लग लग के वो प्रोजेक्ट हुआ, मेरे को बहुत खुशी हुई। वो है ये जो परली है राइस स्ट्रॉ, इससे 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन हर दिन तैयार हो रहा है, और मैं ये रोड में यूज करूंगा। मेरे पास कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर ये 1000 यूनिट गांव में स्थापन होगा, चाहे एसोसिएम का जो जुरिडिक्शन आता है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ज्यादातर है, हाँ, तो पर आप ये ज्यादा आपके ब्रांचेस है, तो वहां के किसानों को ये 20 लाख रुपए का यूनिट है। और ये अगर परली का हो जाएगा
तो आपका दिल्ली का जो परली के बर्निंग के कारण जो प्रदूषण है वो भी दूर होगा, और ये किसानों को भी जैसे अन्नदाता वो बने हैं, तो मैंने कहा ऊर्जादाता बनना चाहिए, तो ऊर्जादाता भी बन गया, अब वो बिटुमिन दाता भी बन जाएंगे, क्योंकि ये मक्का चावल गेहूं कितना भी लगाओ बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं। पर वो बोलेगा मुझे इस बार 200 क्विंटल गेहूं हुआ, 300 क्विंटल चावल हुआ और 60 टन विटामिन हुआ, तो 50,000 रुपए टन भाव है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारे जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर में 65% पॉपुलेशन है और उसका कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 22% है और सर्विस सेक्टर का 52 से 54% है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर 22% जाएगा तो देश में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये काम में आप एक मदद करिए। और तीसरी जो बात मुझे आपको कहनी है वो रिगार्डिंग फ्यूल है। आज मैं यहाँ हाइड्रोजन के गाड़ी में बैठकर आया हूँ। इसकी भी कहानी ऐसी है कि मैं जब हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करता था तो एक बार डाइनिंग टेबल और मैं खाना खाते हुए मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि आप ऐसा कह रहे कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी? बोला हाँ। बोले आपकी बातों पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठ रहा तो लोग कैसे रखेंगे? तो मुझे लगा कि अपने में और लोगों में अंतर है। तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर, बेचारे उनका देहांत हो गया, मेरे मित्र अच्छे थे, टोयोटो इंडिया के चेयरमैन थे, उनको फोन किया कि विक्रम मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले हाइड्रोजन कहाँ से भरोगे? बोला फरीदाबाद में मैं इंडियन ऑयल को वो पंप लगाने के लिए लगाता हूँ, वो बनेगा हाइड्रोजन। वो पंप वहाँ खड़ा किया, वहाँ हाइड्रोजन बनाया और मेरे पास अब गाड़ी है और मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में अभी यहाँ आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ मर्सिडीज से भी अच्छी कंफर्ट है उसमें। और हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और हाइड्रोजन 3 प्रकार का है जिसमें आप लोग इनिशिएटिव लो। एक तो पहला है ब्राउन हाइड्रोजन, दैट इज फ्रॉम पेट्रोलियम। दूसरा जो है वो है ब्लैक हाइड्रोजन, दैट इज फ्रॉम कोल। और तीसरा जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन, दैट इज फ्रॉम वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। अब जब पानी पे करोगे तो इलेक्ट्रोलाइजर लगता है। तो 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 45 से 50 यूनिट पावर लगती है। सुमन जी वो काम कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा उन्होंने अध्ययन किया है। तो 50 यूनिट यानी वो तो $3 के ऊपर गया कीमत। और मेरा सपना है कि हाइड्रोजन $1 पे मिलना चाहिए। तो अभी जो इंडियन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भारत सरकार का, उन्होंने टेक्नोलॉजी की है विदाउट पावर, वो वेस्ट बायोमास से by using biotechnology we will increase the productivity of biomass bamboo, और उसको यूज करके नारियल का ये वो कचरा सब डाल के हम मीथेन तैयार करेंगे और मीथेन से हाइड्रोजन होता है। तो वो $1 पे आएगा और 80 रुपए में अगर वो आएगा तो 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो मुझे लगता है कि एक बार ये ग्रीन हाइड्रोजन इज ए फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। इससे फैक्ट्री चलेगी, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज चल रहे हैं, इससे रेलवे चलेगी। अभी रेलवे इंजन में हाइड्रोजन यूज कर रही है, करने वाली है। फिर इसमें ट्रक चलेंगे, बसेस चलेंगे। और टाटा और लेलैंड ने अभी ट्रक लाए। मैंने अभी ये ऑटो एक्सपो हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दोनों एक्सपो का इनॉग्रेशन करने का मौका मुझे मिला। तो आईसी इंजन में उन्होंने उनके हाइड्रोजन डाल के ट्रक को लॉन्च किया है। इतने सुंदर सुंदर ट्रक आए हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक फ्यूल कॉस्ट नहीं कम, अभी ये डालमिया सीमेंट हमारे यहाँ चंद्रपुर जिले में है, वो भी दिल्ली में रहते शायद। अब मैंने ब्लू एनर्जी करके एक ट्रक को लॉन्च किया, उनका इंजन है फिएट का और वो एलएनजी पे चलता है। अगर ट्रक एलएनजी पे चलाया तो एक ट्रक उनका जो है वो 1600 किलोमीटर उसको एक बार गैस भरने के बाद चलता है। दालमिया जी ने लिए और वो 40% डीजल की तुलना में उसकी कॉस्ट है, यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हाइड्रोजन, एलएनजी, सीएनजी, उसके साथ इलेक्ट्रिक। अभी मैं जो इलेक्ट्रिक हाईवे पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो ये जो मैंने कहा ER2 जो आपके पानीपत वाले रोड से, वहां से इलेक्ट्रिक हाईवे शुरू करके डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे से लेकर जयपुर तक मैं पहला पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूं।
और मेरी इच्छा है कि बिजनेस क्लास जैसी बस होगी। अभी मैंने वॉल्वो की बेंगलोर में बस लॉन्च की, वो तो स्लीपर कोच, आप बिलीव नहीं करोगे, एसी फर्स्ट क्लास ले लो उससे भी अच्छी। और एक मैंने उनको कहा बिजनेस क्लास करो। ये क्या है, हिंदुस्तान में एक एक्सपर्टाइज है, वो तो मानना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल ग्रोथ इसका इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है, संख्या ही बढ़ती जा रही है। तो अब उसमें हमको ये हर आदमी एक जन गाड़ी में बैठ के जाता है। ये एयरपोर्ट से हवाई जहाज जब उतरता है, ये जो धोलाक वाला रोड में देखता हूँ लाइट ही लाइट दिखते हैं। अभी वो रोड पे मैंने एक स्टडी शुरू कराया कि इसको नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर। मैं अभी ऐसे 3-3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहा हूँ। पूना में 52,000 करोड़ के बना रहा हूँ, चेन्नई में बना रहा हूँ, और मैंने नागपुर में पहले बनाया कि एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। तो नेचुरली क्या होगा, डबल हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं अभी ऐसे ही धोला कुआं से लेकर गुड़गांव तक ये डबल लेयर के बनाने का सोच रहा हूं, ताकि डायरेक्ट ट्रैफिक ऊपर चला जाएगा। तो नेचुरली मुझे लगता है कि फ्यूल में हम कर सकते हैं। अभी एक अच्छी बात हुई, अजय सिंह जी, आप अभी नया चार्ज करोगे, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इनको आप कार्यक्रम में बुलाओ, हम लोगों को बुलाने के बजाय। मैंने बंगलोर में 20 बसेस अभी लॉन्च की, उसमें 20% मिथेनॉल डीजल में ऐड किया, परमिशन दी है। अब मिथेनॉल ऐड करना है ना, मिथेनॉल का रेट है 25 रुपए और डीजल का रेट है 110 रुपए। तो समझिए आप कॉस्ट हो गई। अब मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूं। अब पेट्रोल के बजाय अब 100% बायो इथेनॉल, स्कूटर, टू व्हीलर, बजाज, टीवीएस, हीरो बन गई। टोयोटो की गाड़ी आ रही है, और वो कैमरी करके गाड़ी थी जो पहले हाइब्रिड थी, कि 40% बिजली और 60% पेट्रोल। अब टोयोटो के पूरे मॉडल आ रहे हैं 100% इथेनॉल, और उसमें से 40% बिजली तैयार होगी। तो प्रैक्टिकल पेट्रोल का रेट 25 रुपए पर किलोमीटर होगा। तो पैसे का तो बचत है ही, पर प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली का पूरे विश्व में नाम है कि पोल्यूटेड सिटी, और मुझे लगता है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना, दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, और दिल्ली को जो प्रदूषण के कारण है उसके लिए उसकी इंडस्ट्री को डेवलप करना, और दिल्ली में लॉजिस्टिक जो है उसके कारण ट्रैफिक जाम और कॉस्ट ज्यादा है उसको दूर करना। ये एजेंडा आपके नेतृत्व में आप लीजिए। अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से एविएशन फ्यूल बनेगा, वो भी मैंने देखा। अगर वो बन जाएगा तो आप तो एकदम पांचों उंगली घी में। अभी कैसी है मुझे मालूम है, अभी दबी हुई है। अभी एविएशन इंडस्ट्री को चलाना इज ए रियली बिग चैलेंज। पर कल जाकर अगर हमने फ्यूल कॉस्ट कम कर दी, जो मैं कर रहा हूं फ्लेक्स इंजन में, तो प्रदूषण भी कम होगा। और 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। एक समय में जब बायोफ्यूल और इथेनॉल की बात करता लोग मुझे हंसते थे, अब सब करने लगे। और ये कठिन है पर असंभव नहीं है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, दिल्ली में एलएनजी, सीएनजी, मेथनॉल, उसके साथ बायोडीजल, और मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी कहा। अभी वॉल्वो ने इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाए, वो इलेक्ट्रिक पर है। अभी लिथियम आयन बैटरी हमारे पास अभी कश्मीर में हमको मिला है। वो लिथियम आयन के स्टॉक की कीमत 34 लाख करोड़ है। टोटल वर्ल्ड के स्टॉक में वो 6% है। मैंने मंत्री जी को कहा, उनको ये 3 साल टाइम लगा रहे, हम 1200 टन लिथियम आयन इंपोर्ट करते हर साल। और हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज है 7.5 लाख करोड़। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा जीएसटी राज्य सरकार और भारत सरकार को देती है। ये इंडस्ट्री है जो 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दे चुकी है। और मेरा ड्रीम है कि इस इंडस्ट्री को 5 साल के अंदर 15 लाख करोड़ की करना, यानी 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वेंडर्स जो उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अब वर्ल्ड के सब है, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, इसका उपयोग करके अगर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करेगी काम, तो वर्ल्ड में हम पहले रहेंगे। अभी वी आर द नंबर 1 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। वो 90% of एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना ही एसोसिएम जैसे ऑर्गेनाइजेशन का काम है।
4 बातें बहुत जरूरी है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। और चारों बातों में 2 बातों का मैं आग्रह करूंगा। आई ऑलवेज बिलीव इन 2 फिलोसॉफी। One is conversion of knowledge into wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And other important philosophy is no material is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate vision of the leadership. It is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. मैं मजाक में कहता था कि अभी जमाना आएगा, एक बार मुझे शीला कोल जी नगर विकास मंत्री थे, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। मैं दिल्ली के चक्कर काटता था फ्लैश के आधार पर, पॉलिसी बनाओ, ये बनाओ। फ्लैश बहुत होती थी हमारे देश में। अभी फ्लैश के लिए झगड़े हैं, अभी शॉर्टेज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि फ्लैश है, एनएचआई के कॉन्ट्रैक्टर पीछे पड़े कि फ्लैश जो है वो अपने खर्चे से पावर प्रोजेक्ट वाले जो ले जाएगा उसको पहुंचा दे, क्योंकि बहुत पड़ी थी। अब फ्लैश 35% सीमेंट में जा रही है और फ्लैश का इतना मार्केट बढ़ा कि अब कॉन्ट्रैक्टर को फ्लैश नहीं मिल रही है। ये सब लोग तंग आ गए क्योंकि उसमें वैल्यू क्रिएट हुई। अब दिल्ली की तीनों टेकड़ियां 2 साल के अंदर बिल्कुल डिमोलिश कर देनी है। तो मैं वो सपना देख रहा हूं कि ये जो विशेष रूप से ये सर्कुलर इकोनॉमी है। अभी टायर की, रबर की पाउडर हमने 15% रोड में डालने की अनुमति दी। प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बन रहा है। अब मैं हमारे हार्वेस्टर है जो गन्ना काटने के लिए, उसमें मैं प्लास्टिक से बनाया हुआ क्रूड पेट्रोल डालने का सोच रहा हूँ, ट्रायल ले रहा हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये कचरे की भी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। मैंने मथुरा में एक प्रोजेक्ट किया था, वो आप उसका प्रेजेंटेशन कराइए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, शायद ये दिल्ली में रहते हो, उनको बुलाइए। वो प्रोजेक्ट मैंने हाइब्रिड एन्युटी में किया, 80 mld स्लज मथुरा का, और उसमें 40% भारत सरकार ने दिए, 60% इन्वेस्टर ने लगाया। और हाइब्रिड एन्युटी में उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया पानी शुद्ध करने का, और शुद्ध हुआ पानी इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी खरीद रही है, हर साल 20 करोड़ दे रही है। प्रोजेक्ट शुरू हो गया, सक्सेसफुली चल रहा है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, परली, ट्रैफिक जाम, ये जो हमारी कुछ समस्या है, जैसे होलसेल मार्केट दिल्ली में, प्रदूषण, उसके कारण इसका प्लान बनाकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर आप रोड बनाने का काम तो मैं कर दूंगा। मैक्सिमम ये 60-70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट 1-1.5 साल में पूरे होंगे। अभी ये जो मुकरबा चौक था, इनका प्रोजेक्ट था, किसान आंदोलन वालों ने 1 साल इनका काम बंद कर दिया, टोल नाके बंद कर दिए। अब हिंदुस्तान ऐसा देश है, यहाँ कोई आता नहीं, काम करो ये कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं आता, काम बंद करो, काम स्टे करो। अभी ये दिल्ली जयपुर में रोज गालियां देते मेरे को लोग। अभी हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, तो मैंने बोला हमारे अधिकारी को, वहां बोर्ड लगाओ कि सम्मान्य हाईकोर्ट साहब ने इस काम के टेंडर को स्टे दिया है, इसलिए जनता को जो तकलीफ हो रही है इसके लिए हम एनएचआई की तरफ से आपकी क्षमा मांगते हैं। उनका नाम लगाकर छपा हुआ है, ताकि उनका हम सम्मान भी करें और सच भी लोगों को बताएं। तो कहीं ना कहीं दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि दिल्ली को एसोसिएशन ने प्रदूषण मुक्त और ट्रैफिक जाम से मुक्त करके ये नई बातों के जो इनिशिएटिव अगर लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। बाकी भी पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे काफी हम बना रहे। अभी मैं बंगलोर में हवा में उड़ने वाली 200 सीटर डबल डेकर बस का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी खूब बदली है। मुझे लगता है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट को अपने मेंबर के सामने रखकर उनकी विजन को हम 50 साल दूर का सोचें। मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा कि यू कैन डोनेट आई, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन इज अ प्रॉब्लम। द एप्रोप्रिएट विजन, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, पैसा है, आइडिया चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एसोसिएशन इसमें अगर आगे आकर ये सब बातें फ्यूचर टेक्नोलॉजी और बाकी बताएंगी तो इससे जो प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाने का, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच।